हाँ जी नमस्कार। हम एक महत्वपूर्ण जजमेंट है सम्मन और वारंट से जुड़ा हुआ, आप मेरी स्लाइड पे पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सम्मन का क्या मतलब है। भाई सम्मन वारंट इश्यू होता है, एक्यूज को बुलाने के लिए होता है। सम्मन का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई सम्मन का केवल एक ही मतलब है, पेश होना। सम्मन का यह मतलब बिल्कुल ना निकाला जाए कि सम्मन इश्यू हो गया तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। तो सेक्शन 87 सीआरपीसी पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है बेटा। आप केस का टाइटल देखें, ओम प्रकाश छावनिकिया वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 23 अप्रैल 2026 का जजमेंट है। जेबी पार्टी वाला जस्टिस उज्जवल भुवन। और लगातार आप इस तरीके के जजमेंट अगर पढ़ेंगे तो आपको साइटेशन भी याद हो जाएगा, जज का नाम भी याद हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल अपनी सिग्नेचर स्टाइल में इस जजमेंट का जो कोर है, जो एसेंस है, उसे आसान तरीके से आपको समझाता हूं। इस केस को हमें एक ब्रॉडर लेंस से समझना होगा। यह केस बेसिकली बेटा जो क्रिमिनल प्रोसीजर है और जो पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब बीएनएस सीआरपीसी। तो क्रिमिनल प्रोसीजर और पर्सनल लिबर्टी का जो इंटरसेक्शन है, उससे बेटा यह केस लॉ जुड़ा हुआ है। देखो लॉ का जो पर्पस है वो केवल ट्रायल चलाना नहीं होता कि किसी तरीके से पकड़ के और अधिकारों को कुचल के हम बस एक्यूज को ले आएंगे, ट्रायल चलाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉ का पर्पस है, कोर्ट का पर्पस है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं, उसके जो लीगल स्टैट्यूटरी अधिकार हैं, उनका सम्मान करना, उनको प्रिजर्व करना और उसके साथ ट्रायल चलाना। इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने बेटा एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की है कि जो क्रिमिनल प्रोसेस होता है और जो पनिशमेंट होता है, क्रिमिनल प्रोसेस और पनिशमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक नहीं है। तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूं, एक बार आप बैकग्राउंड इस केस का पढ़ें मेरे साथ। बैकग्राउंड क्या है? हमारे बिहार और झारखंड से जुड़ा है। दैट प्रोसीजरल इशू प्रेवलेंट इन बिहार एंड झारखंड, और भी जगह पे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन दो राज्यों को रेखांकित किया कि भाई एक प्रोसीजरल इशू एग्जिस्ट कर रहा है बिहार में, झारखंड में। एक्यूज्ड पर्सन इन प्राइवेट कंप्लेंट केसेस, प्राइवेट कंप्लेंट केसेस का मतलब वही वाला यार जो सेक्शन 200 सीआरपीसी से जुड़ा है, जहां पुलिस नहीं, जहां एफआईआर नहीं, जहां इन्वेस्टिगेशन नहीं, जहां चार्जशीट नहीं, कुछ नहीं। भाई परिवादी गया कोर्ट के पास कि साहब हमारे खिलाफ अपराध हुआ है, नोन ने किया, नोन ने किया, आप हमें न्याय दे दो। तो जो प्राइवेट कंप्लेंट केसेस हैं उनमें बेटा एक्यूज्ड रूटीनली अप्रोच कर रहे हैं सेशन कोर्ट को, हाई कोर्ट को कि भाई हमें एंटीसिपेटरी बेल दे दो, क्योंकि उनको डर है, भय है, एप्रीहेंशन है कि सम्मन इशू हो गया है, अब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, एंटीसिपेटरी बेल 438 सीआरपीसी। In this case, the Jharkhand High Court rejected the anticipatory bail application and directed the accused to surrender and seek regular bail, prompting an appeal before the Supreme Court. तो ये बेचारा गया इस केस लॉ में, जो भी एक्यूज था उसे डर था कि सम्मन इशू हो गया, गिरफ्तारी हो जाएगी। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि कोई रिलीफ नहीं देंगे, जाके सरेंडर करो, रेगुलर बेल मांगो, और फिर ये बेटा मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। बड़ा महत्वपूर्ण केस लॉ है, आप ध्यान से समझिएगा। इस बैकग्राउंड से हमें क्या समझना है कि एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है और सुप्रीम कोर्ट उसे आइडेंटिफाई कर रहा है। लोग केवल डर में फियर बेस्ड लिटिगेशन कर रहे हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं, वकील साहब मदद कर नहीं रहे, और सबसे बड़ी बात है कोर्ट भी इस फियर बेस्ड लिटिगेशन को आगे बढ़ा रहा है। भाई क्रिमिनल सिस्टम में हर स्टेप का, हर स्टेज का अपना एक पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। तो अगर हम उसे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं तब तो बेटा पूरा फ्रेमवर्क खराब हो जाएगा। तो यह केस हमें क्या बताता है कि जो प्रोसीजर है उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस केस के 4 महत्वपूर्ण लीगल इश्यूज मुझे समझ में आए, मैंने आसान भाषा में, आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया। पॉइंट नंबर 1 क्या है? जो अरेस्ट है क्या वो सम्मन के बाद हो सकता है? कैन पुलिस अरेस्ट एन एक्यूज्ड इन अ कंप्लेंट केस आफ्टर समन्स आर इशूड? कहने का मतलब है कि जब कोर्ट ऑफ लॉ ने सम्मन इशू किया, सम्मन इशू करने का मतलब क्या है? इशू ऑफ प्रोसेस। तो जो इश्यू ऑफ प्रोसेस में सम्मन से जारी होने की प्रक्रिया है, तो क्या सम्मन जारी होने के बाद पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो गिरफ्तार कर ले? पॉइंट नंबर 1 जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पॉइंट नंबर 2 एंटीसिपेटरी बेल। क्या एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है सम्मन जारी होने के बाद? तीसरा सरेंडर डायरेक्शन। क्या जो हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वो एक्यूज्ड को सरेंडर करने को कह सकती है एंटीसिपेटरी बेल खारिज करते हुए जिन भी प्रकरण में, केसेस में सम्मन जारी हुआ है? पॉइंट नंबर 4 जो सेक्शन 202 सीआरपीसी है, डू पुलिस हैव अरेस्ट पावर ड्यूरिंग इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202 सीआरपीसी? तो 202 में जब इश्यू ऑफ प्रोसेस, आप बेयर एक्ट खोल लो, 202 में इश्यू ऑफ प्रोसेस का पोस्टपोनमेंट है। तो सवाल यह है कि क्या कोर्ट जब इश्यू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर रहा है
तो पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर आ रही है, बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको समझना होगा, चाहे हम अरेस्ट की बात कर लें, हम बेल की बात कर लें, जुडिशरी की जो लिमिटेशन है उसकी बात कर लें, या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात कर लें, अगर आपने ये चार कॉन्सेप्ट समझ लिए तो जो पूरी बीएनएसएस है वो बेटा क्लियर हो जाएगी। तो ये वो इश्यूज हैं जो एक्चुअली क्रिमिनल लॉ के कोर पिलर माने जाते हैं, अरेस्ट, एंटीसिपेटरी बेल, सरेंडर और सेक्शन 202। चलो आगे बढ़ते हैं। सम्मन वर्सेस अरेस्ट, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट कह रही है कंप्लेंट केसेस ओरिजिनेट फ्रॉम प्राइवेट कंप्लेंट बिफोर मजिस्ट्रेट वंस कॉग्निजेंस इज टेकन एंड सम्मन्स आर इशूड द सोल पर्पस इज टू सिक्योर द एक्यूज्ड प्रेजेंस नॉट टू अरेस्ट देम। भाई कोर्ट कह रही है हमारे सामने कंप्लेंट की गई, हमने एग्जामिनेशन किया, ओथ पे किया, विटनेस को बुला लिया अगर मौजूद है तो, सबका कर लिया, और हमने सम्मन जारी कर दिया प्राइमा फेसाई केस को देखकर। सवाल यह है कि हमने प्राइमा फेसाई केस से संतुष्ट होकर सम्मन जारी किया कि आ जा भाई एक्यूज्ड, तुझे भी सुन लेते हैं, मेरिट पे सुन लेते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देते हैं। तो कह रही है कि भाई सम्मन जारी करने का कंप्लेंट केस का केवल यही मतलब है कि भाई हमने संज्ञान ले लिया है और हमारा पर्पस है कि एक्यूज्ड को बुला के उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके, नेचुरल जस्टिस देकर, मेरिट पर उसकी बात को सुनकर आगे बढ़ा जाए। इशुएंस ऑफ सम्मन ओनली रिक्वायर्स अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, इट डजंट इंप्लाई और ऑथराइज अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट कह रही है 2026-23 अप्रैल को कि अगर सम्मन जारी किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट है बेटा, क्या कि अगर कोर्ट के द्वारा सम्मन जारी किया जा रहा है तो जो क्रिमिनल लॉ है हमें यह समझना है कि कोएर्शन मतलब जबरी पकड़ ले पुलिस चल कोर्ट के पास। क्रिमिनल लॉ में कोएर्शन बेटा एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। सम्मन का क्या रोल है? सम्मन अगर कोर्ट जारी कर रही है तो सम्मन का रोल है वॉलेंटरी कंप्लायंस इंश्योर करना। तो सिस्टम एज्यूम करता है, एक बेसिक प्रिजम्पशन है एक्यूज्ड के लिए, एक्यूज्ड कोऑपरेट करेगा। कभी भी बीएनएसएस में, सीआरपीसी में यह प्रिजम्पशन नहीं है एक्यूज्ड भगोड़ा है, भाग जाएगा, कॉपरेट नहीं करेगा, ना 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 ना। तो जब सम्मन जारी किया जा रहा है तो यह प्रिजम्पशन है कि जो राज्य है, जो पुलिस है, वो फोर्स यूज नहीं कर सकती। यह रिफ्लेक्ट क्या करता है बेटा कि जो ट्रस्ट बेस्ड प्रोसीजरल स्टेज है, जो बीएनएसएस और सीआरपीसी की आत्मा है, तो कोर्ट करिए भैया हमने इसीलिए तो सम्मन जारी किया क्योंकि जो एक्यूज्ड का आर्टिकल 21 है, लाइफ है, लिबर्टी है, डिग्निटी है, हैप्पीनेस है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई तुझे बुलावा आया है, चल कोर्ट ने बुलाया है। आप इसे क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं? अरे सम्मन जारी हो गया, पुलिस को लगता है हम गिरफ्तार कर लेंगे, एक्यूज्ड को लगता है क्योंकि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा इसलिए हम एंटीसिपेटरी बेल मांगेंगे। तो कोर्ट कह रही है ये अप्रोच ही गलत है, ये प्रोसेस की मिसअंडरस्टैंडिंग है। नो पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट अ नॉन बेलेबल वारंट। तो जब तक एनबीडब्ल्यू नहीं जारी हो रहा है, पुलिस के पास पावर नहीं है गिरफ्तार करने की। कोर्ट कहती है Police cannot arrest. In a complaint case, police have no authority to arrest the accused unless a non-bailable warrant is issued by the court. ये आपको एग्जाम में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि अगर सम्मन जारी हुआ, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक कि सम्मन को एक्यूज्ड फॉलो ना करे, अपनी प्रेजेंस इंश्योर ना करे और कोर्ट एनबीडब्ल्यू ना जारी कर दे। दूसरा विषय, नो कोएर्सिव स्टेप। In the absence of NBW, any coercive action by police is without legal basis. तो अगर बेटा पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो इसका मतलब पुलिस का वो जो एक्ट है वो बिना किसी लीगल बेस के है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो अरेस्ट है उसे आपको कॉन्सेप्चुअली समझना होगा। जो भी राज्य का जो एक ढांचा है, तो राज्य का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोर्सिव पावर क्या है? अरेस्ट। इससे ज्यादा राज्य क्या कर सकती है? भाई सजा तो दे नहीं सकती, फांसी तो दे नहीं सकती है, राज्य केवल गिरफ्तार कर सकती है। यह तभी यूज होगा जब एब्सोल्यूट नेसेसरी हो। कंप्लेंट केसेस में माना जाता है कि पुलिस का जो रोल है वो पैसिव है, वो एक्टिव रोल नहीं है। अगर एक्टिव रोल होता तो एफआईआर में होता, इन्वेस्टिगेशन में होता, दूसरी प्रक्रियाओं में होता। कंप्लेंट केस में पुलिस का रोल पैसिव है। कंप्लेंट केस में कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है कब कोएर्सन इंक्रीज करना है, कब कोएर्सन डिक्रीज करना है। तो ये जो एनबीडब्ल्यू है आपको ध्यान से समझना होगा। जो मैंने लिखा, ये जो एनबीडब्ल्यू है बेटा, ये क्या है? ये थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड पॉइंट ऑफ कोएर्सन, कि अब कोर्ट को लगता है अरे नहीं भैया ये नहीं आएगा, इसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करो और इसे बुला लो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। एंटीसिपेटरी बेल, अननेसेसरी बर्डन। भाई आपने सम्मन के खिलाफ गिरफ्तारी का ऐसा भय क्रिएट कर दिया, एक्यूज दौड़ रहा है सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बेल दे दो। खुद ही इतनी पेंडेंसी है कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट कह रही है
Filing anticipatory bail application in the complaint cases reflects a misunderstanding of law. When only summons are issued, there is no legal apprehension of arrest, making such application entirely unnecessary. आप बताइए भैया, जो anticipatory bail है उसका बेसिक फाउंडेशन है कि एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट. कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सम्मन में कौन सा एप्रीहेंशन है? सम्मन में तो बस हम एक्यूज्ड को बुलाना चाह रहे हैं. तो अगर एप्रीहेंशन है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग है. दीज एप्लीकेशंस अननेसेसरली बर्डन द सेशन कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट. पेंडेंसी बढ़ेगी, न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, संविधान फेल हो जाएगा. तो यहां कोर्ट बेटा बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस को जस्टिफाई कर रही है कि बेल क्या है? बेल एक प्रोटेक्टिव रेमेडी है. लोगों को लगता है बेल एक प्रिवेंटिव रेमेडी है. नहीं, हमेशा याद रखना है एपी सर ने क्या कहा, बेल एक प्रोटेक्टिव रेमेडी है. और लॉ बेटा कभी भी इमेजिनरी सिचुएशन के लिए रेमेडी नहीं देता. हमें लगा कि सम्मन जारी है तो गिरफ्तारी हो सकती है, पुलिस को लगा कि सम्मन जारी है तो हमारे पास पावर है. ना 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 ना, लॉ कभी भी इमेजिनरी सिचुएशन के लिए रेमेडी नहीं देता. अगर अरेस्ट का रियल थ्रेट नहीं है तो एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट एक्टिव ही नहीं होता. और कोर्ट कह रही है हमें सम्मन में गिरफ्तार करवाना ही नहीं है, हमें सम्मन में केवल एक्यूज्ड को मौका देना है. आज भाई सेक्शन 202 सीआरपीसी, जहां पर सम्मन और वारंट से जुड़ा जो इश्यू ऑफ प्रोसेस है, हम कहते हैं वो पोस्टपोन हो गया. ठीक है, नो अरेस्ट पावर. कोर्ट कह रही है इंक्वायरी करवा लेंगे, लेकिन पुलिस के पास अरेस्ट पावर नहीं है. भाई 202 की क्या उपयोगिता है? 202 की केवल एक उपयोगिता है कि कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है, प्राइमा फेसाई सेटिस्फाइड नहीं है. करिए रुक जाओ यार, हम इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, इंक्वायरी करा लेते हैं. और जो 202 की इन्वेस्टिगेशन है कंप्लेंट केस में, वो एक लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन है. उसकी चार्जशीट 173 में फाइल ही नहीं होती है, वो लिमिटेड पर्पस के लिए है. वहां प्राइवेट पर्सन को भी कहा जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोर्ट खुद इंक्वायरी कर सकती है. तो कोर्ट कह रही है सेक्शन 202 सीआरपीसी में जब पोस्टपोनमेंट हो रहा है तो वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की स्टेज है और वहां पुलिस के पास अरेस्ट की पावर नहीं है. ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यह केवल कोर्ट से जुड़ा हुआ प्रावधान है. हाई कोर्ट्स डायरेक्शन लीगली अनसस्टेनेबल, जो झारखंड हाई कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट कहती है विदाउट ज्यूरिसडिक्शन था. डायरेक्टिंग द अक्यूज्ड टू सरेंडर एंड सीक रेगुलर बेल इन कंप्लेंट केसेस इज विदाउट ज्यूरिसडिक्शन एंड लीगली अनसस्टेनेबल. तो हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया गलत है. आर्टिफिशियल कस्टडी, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर इस तरीके की डायरेक्शन हाई कोर्ट दे रही है तो फिर तो वो एक आर्टिफिशियल इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ कस्टडी को क्रिएट कर रही है. And that is not warranted by the CRPC as it will result into the unnecessary litigation before the Supreme Court. और तीसरा विषय है limits on the High Court, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर लोग भाग भाग के हाई कोर्ट जाएंगे, सेशन कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट का बर्डन बढ़ेगा. तो क्या लीगल प्रिंसिपल बेटा हमें मिलता है? सम्मन का मतलब केवल अपीयरेंस होता है, अरेस्ट नहीं होता. एनबीडब्ल्यू बेटा केवल अगर अरेस्ट है तो एनबीडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, बिना एनबीडब्ल्यू के अरेस्ट नहीं होगा. तीसरा, नो एंटीसिपेटरी बेल नीडेड, सम्मन जारी है तो मत एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल करो. चौथा, नो अरेस्ट अंडर सेक्शन 202 सीआरपीसी, 202 की जो प्रक्रिया चल रही है उस इन्वेस्टिगेशन में, उस इंक्वायरी में पुलिस के पास पावर ही नहीं है गिरफ्तार करने का. पांचवा, नो सरेंडर डायरेक्शन, अगर इस तरीके के प्रकरण है तो हाई कोर्ट सरेंडर करने को नहीं कहेगी. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है ना. कोर्ट को अपनी पावर का लिमिटेड यूज करना चाहिए. प्रॉब्लम क्या है कि कोर्ट इनडायरेक्टली कस्टडी बेटा क्रिएट कर रही है, तो कोर्ट प्रोसेस को मिस यूज करके क्या कर रही है, लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, जो नहीं कर सकती. ये केस क्या सिखा रहा है? पावर अगर है तो वो अनलिमिटेड अथॉरिटी के साथ नहीं है, वो जवाबदेही के साथ है. तो फाइनल डायरेक्शन क्या है? अपील को डिस्पोज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने. द कोर्ट डायरेक्टेड कॉपीज ऑफ द ऑर्डर बी सेंट टू पटना हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट फॉर प्लेसमेंट बिफोर द सीजे. तो कोर्ट ने बेटा प्रोटेक्शन किया किसका? पर्सनल लिबर्टी का. और कोर्ट ने बेटा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर सम्मन जारी हो रहा है तो वो केवल अपीयरेंस को इंश्योर करने के लिए है, एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगा. कोई गिरफ्तारी का खतरा नहीं है, गिरफ्तारी तभी होगी जब एनबीडब्ल्यू जारी होगा. बड़ा महत्वपूर्ण केस लॉ. तो ये एक्चुअली एक पूरे फ्रेमवर्क को बता रहा है कि क्रिमिनल प्रोसीजर बेटा एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की की बात करता है कि हर स्टेज का अलग पर्पस है, हर स्टेज की अलग इंटेंसिटी
कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आप स्टेजेस मिक्स कर दोगे तो जो पूरा सिस्टम है बेटा वो कोलैप्स कर जाएगा। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने जो बाउंड्री है उसे सेट किया। कोर्ट ने क्या किया कि बीएनएसएस का जो एक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है उसे इंश्योर किया, क्योंकि ये जो केस लॉ है बेटा ये केवल एक डिसीजन से नहीं जुड़ा है, ये सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा जो लूप होल है उसे करेक्ट कर रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को गाइड ही तो किया कि भाई रॉन्ग प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। तो लॉ का अल्टीमेट गोल है कि लिबर्टी प्रोटेक्ट हो सके और जो फेयर प्रोसीजर है उसे कोर्ट उसे लॉ इंश्योर कर सके। तो हमें इस पूरे केस के एसेंस को इस तरीके से समझना है कि जब हम बीएनएसएस पढ़ रहे हैं तो बीएनएसएस की हर एक स्टेज सीढ़ी की तरह है, लैडर की तरह है, हर स्टेज का अपना रोल है। तो अगर आप डायरेक्टली टॉप स्टेप का यूज करोगे कि अरेस्ट के लिए चले जाए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए चले जाए, तो जो पूरी सीढ़ी है वो टूट जाएगी, जो सिस्टम है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसलिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसका रिस्पेक्ट करना है, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है, यही इस केस लॉ से बेटा हमें सीखने को मिल रहा है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा इस पूरे डेवलपमेंट से जुड़े एक सवाल पर, क्योंकि ये 100% आने वाला सवाल है, ठीक है, क्योंकि सवाल तो यार कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट पे बनते हैं। तो मैंने लिखा कि जो शिकायतवाद है, सम्मन जारी होने का मतलब गिरफ्तारी की अनुमति नहीं है, और गिरफ्तारी की वास्तविक आशंका के अभाव में अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल नहीं मांगी जा सकती। हाल के न्यायिक विकास के आलोक में इस सिद्धांत की विवेचना कीजिए। साथ ही आपराधिक प्रक्रिया कानून के अंतर्गत शिकायतवादों में पुलिस की शक्तियों तथा न्यायालय के निर्देशों के दायरों का परीक्षण कीजिए। यह सवाल इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, पक्के तौर पर मैं कह रहा हूं आ सकता है इस जजमेंट की लाइट में। तो आपको जरूर इस पर एक बढ़िया आंसर राइटिंग करनी चाहिए, 700-800 शब्दों की एक बढ़िया आंसर राइटिंग करो, और जो केस लॉ मैंने आपको बताया है वो पूरा कॉपी एंड पेस्ट करो। और ये हमारा जुडिशरी फाउंडेशन बैच है नवनीति 2.0। ओरिजिनल प्राइस 50,000 रुपए है, इस समय केवल 21,249 रुपए में है। तो निश्चित तौर पर यह बढ़िया बैच है फाउंडेशन बैच की तैयारी के लिए। तो फिर इसी के साथ मैं चलता हूं, और मैं आशा करूंगा कि आपको ये जजमेंट समझ में आया होगा। जो भी इस तरीके के डेवलपमेंट होंगे मैं जरूर आसान भाषा में आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन आपको जरूर इन सारे कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट की बढ़िया से तैयारी करनी चाहिए। नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।